हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी पुनर्योजक कोशिकाओं की और हमने देखा था कि पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन में हम चयनात्मक चिन्हक जीन का इस्तेमाल कर रहे थे। किसका? चयनात्मक चिन्हक यानी सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स का। और किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया था अपन ने? निवेशन निष्क्रियन का, है ना। लेकिन हमने चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सी देखी थी बच्चों? प्रतिजैविकी प्रतिरोधक देखी थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स को अपन ने चयनात्मक चिन्हक जीन के रूप में देखा था। आज अपन एक दूसरे प्रकार की चयनात्मक चिन्हक जीन देखेंगे। कौन सी देखेंगे भाई? आज हम दूसरे प्रकार की चयनात्मक चिन्हक जीन की बात करेंगे। कौन से दूसरे प्रकार की चयनात्मक चिन्हक जीन? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। ठीक है, किस चयनात्मक चिन्हक जीन की हम बात करेंगे भाई? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। और यहां पर जो हम चयन है वो किस आधार पर होगा? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, या जिसे हम कहेंगे भाई रंगीन अभिकारक के आधार पर। ठीक है, तो अब सुनो, पिछले लेक्चर में बच्चों हमने चयनात्मक चिन्हक जीन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन देखी थी। यहां पर हम चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सी यूज करेंगे भाई? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस। आओ देखते हैं कैसे। तो अपने पास देखो बच्चों, मैं एक सिंपल चार्ट से समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि हम कौन सी कोशिका ले लेते हैं? नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ठीक है भाई, हम कौन सी ले रहे हैं? अपुनर्योजक कोशिका। ठीक है, अपुनर्योजक कोशिका का मतलब बच्चों ऐसी कोशिका जिसमें टारगेट जीन नहीं गई है। अपुनर्योजक कोशिका का मतलब क्या है बच्चों? जिसमें टारगेट जीन निवेशित नहीं है ना भाई। तो टारगेट जीन निवेशित नहीं है। तो अगर बच्चों टारगेट जीन निवेशित नहीं है तो निवेशन निष्क्रियन होगा क्या? है ना। इधर देखो, अगर टारगेट जीन निवेशित नहीं हुई है तो निवेशन निष्क्रियन नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चों? निवेशन निष्क्रियन नहीं होगा। अब बच्चों अगर निवेशन निष्क्रियन नहीं होगा तो चयनात्मक चिन्हक जीन क्रियाशील रहेगी, है ना भाई। टारगेट जीन अगर होती तो वो किसकी जगह? चयनात्मक चिन्हक जीन की जगह पर ही तो चली जाती। लेकिन टारगेट जीन निवेशित ही नहीं है तो निवेशन निष्क्रियन नहीं होगा भाई। निवेशन निष्क्रियन नहीं होगा तो अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेस की जो जीन है, कौन सी जीन है? ये चयनात्मक चिन्हक जीन है। कैसी जीन है? चयनात्मक चिन्हक जीन। ये क्रियाशील होगी ना? क्या होगी बच्चों? क्रियाशील। क्रियाशील क्यों है? क्योंकि टारगेट जीन निवेशित ही नहीं है, और टारगेट जीन ही नहीं है तो टारगेट जीन चयनात्मक चिन्हक जीन को प्रतिस्थापित ही नहीं करेगी। और ये क्या करेगी भाई? अभिकारक का उपापचय। किसका?
बिल्कुल सही, उपापचय होगा और कैसा रंग दिखाई देगा? ब्लू। कैसी कॉलोनीज आएंगी भाई? ब्लू। ब्लू कॉलोनी मतलब जीवाणु जो परपोषी कोशिका हैं वो सब किस रंग के होंगे? नीले रंग के होंगे। क्या हुआ भाई? देखो, हम बात कर रहे हैं उन परपोषी जीवाणु की जिसमें टारगेट जीन नहीं गई। जिनमें टारगेट जीन नहीं गई बच्चों, उनमें निवेशन निष्क्रियण नहीं हुआ होगा। निवेशन निष्क्रियण नहीं हुआ होगा तो चयनात्मक चिन्हक जीन जो अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जीन है वो क्रियाशील होगी। वो क्रियाशील है तो वो रंगीन अभिकारक का क्या करेगी? उपापचय, और उसके उपापचय से रंगीन कॉलोनी आएंगी, ब्लू कॉलोनीज। ठीक है, अब इसका बिल्कुल उल्टा करें क्या? इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं भाई। हां, अब कौन सी? यदि पुनर्योजक परपोषी कोशिका, कौन सी आ जाए भाई? पुनर्योजक परपोषी कोशिका। पुनर्योजक परपोषी कोशिका का मतलब पुनर्योजक हमारी टारगेट जीन गई है। इसमें क्या है भाई? टारगेट जीन निवेशित है। क्या है बच्चों? टारगेट जीन निवेशित हो रखी है, टारगेट जीन उपस्थित है, तो निवेशन निष्क्रियण होगा? बिल्कुल होगा भाई। टारगेट जीन निवेशित है तो निवेशन निष्क्रियण होगा, तो चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो गई, उसी की जगह पे तो टारगेट जीन निवेशित हुई है। तो क्या हो गया भाई? अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है, कौन सी जीन है भाई? ये चयनात्मक चिन्हक जीन है। ये क्या हो गई? निष्क्रिय। ये निष्क्रिय हो गई क्योंकि इसी की जगह पर तो टारगेट जीन निवेशित हुई है। पिछले लेक्चर में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन चयनात्मक चिन्हक जीन थी, उसकी जगह पर टारगेट जीन आई थी। यहां पर इस चयनात्मक चिन्हक जीन की जगह ये टारगेट जीन आई है, तो ये चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो गई। तो अब रंगीन अभिकारक का उपापचय होगा क्या? रंगीन अभिकारक का उपापचय नहीं होगा, है ना भाई? अब रंगीन अभिकारक का उपापचय नहीं होगा क्योंकि चयनात्मक चिन्हक जीन तो है ही नहीं उसको उपापचय करने के लिए। होगा कैसे? रंगहीन नहीं आएगा तो कैसी कॉलोनीज बनेंगी बच्चों? वाइट। तो पुनर्योजक परपोषी कोशिका कैसी कॉलोनीज बनाएंगे? वाइट। और अपुनर्योजक कोशिकाएं कैसी कॉलोनीज बनाएंगी? रंगीन या ब्लू। तो इस सिस्टम में अपन ने चयनात्मक चिन्हक जीन, अपन ने पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन किया है। पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में किसका यूज किया? पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में किसका यूज किया? चयनात्मक चिन्हक जीन का, अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। और प्रक्रिया जब टारगेट जीन है तो चयनात्मक जीन का निवेशन निष्क्रियण होगा, जब टारगेट जीन नहीं है तो चयनात्मक चिन्हक जीन का निवेशन निष्क्रियण नहीं होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल चीज? ठीक है। अब भाई आज हम अब किसकी बात करेंगे? जीन ट्रांसफर की। किस तकनीक की बात करेंगे हम? जीन स्थानांतरण।
ये क्या है भाई, इधर देखेंगे जीन स्थानांतरण अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। ठीक है बच्चों, अब तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम जो हमारी टारगेट जीन है उसे क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर रहे थे, है ना। क्या कर रहे थे, हमारी टारगेट जीन को एक परपोषी क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर रहे थे। इस प्रकार के जीन स्थानांतरण को अप्रत्यक्ष कहते हैं। अप्रत्यक्ष यानी इन, जिसमें आप जीन को क्लोनिंग वेक्टर यानी क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर रहे हो। तो यहां पर क्या आता है भाई, क्लोनिंग वाहक के द्वारा जीन स्थानांतरण, है ना भाई। जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने यही तो पढ़ा बच्चों कि हमारे टारगेट जीन को एक क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर उसे परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप जीन को बिना क्लोनिंग वाहक के मतलब जीन को सीधे परपोषी कोशिका में डाल सकते हो। आप लोग पूछोगे सर उसमें तो ओरा स्थल था ही नहीं, कैसे डाल सकते हो। यदि आपको जीन क्लोन नहीं करनी है, अभी तक तो हम जीन क्लोनिंग पढ़ रहे हैं, अगर एक जीन है जिसे आप क्लोन नहीं करना चाहते, जिसकी आप कॉपी नहीं बनाना चाहते, केवल जीन को किसी कोशिका में डालना चाहते हो, तो उसमें ओरा स्थल की जरूरत ही नहीं है। उसमें आप क्या करोगे, प्रत्यक्ष स्थानांतरण। जैसे एक पादप है, एक पादप को रोग लग गया, ठीक है, एक पादप को रोग, कीट है वो रोग उत्पन्न कर रहा है पादप में। अब आप चाहते हो कि मैं उसमें कीट प्रतिरोधक जीन डाल दूं, है ना। एक पादप है जो कीट रोग उत्पन्न हो रहा है उसमें, तो अगर उस पादप को मुझे कीट प्रतिरोधक बनाना है तो एक कीट प्रतिरोधक जीन है जो मैं उस पादप में, तो मैं सीधे डाल सकता हूं ना, स्थानांतरण कर सकता हूं उस जीन का थोड़ी क्लोनिंग करनी है मुझे। तो जब मुझे जीन क्लोन नहीं करनी, केवल जीन को किसी पादप या जंतु कोशिका में स्थानांतरित करना है, तो क्लोनिंग वाहक की जरूरत नहीं पड़ती, हम प्रत्यक्ष स्थानांतरण भी कर सकते हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। इसका मतलब सीधे जीन का में स्थानांतरण, है ना भाई। तो अब हम किसकी बात करेंगे, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की बात करेंगे। ऐसी तकनीक जिससे हम सीधे डीएनए को कोशिका में डाल सके। ठीक है भाई, चलो अब हमारे पास प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण या जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। ठीक है भाई, इसमें हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं बायोलिस्टिक्स, या जिसे कहते हैं बच्चों जीन गन्स। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, पहली तकनीक कौन सी है, जीन गन्स या बायोलिस्टिक्स। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग गोल्ड या टंगस्टन मेटल यूज करते हैं। ठीक है, गोल्ड या टंगस्टन का मेटल यूज करते हैं। गोल्ड और टंगस्टन मेटल के साथ डीएनए को जोड़ते हैं और तेज गति या तेज वेग से कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। अब सबसे पहला गोल्ड और टंगस्टन क्यों यूज करते हैं,
गोल्ड और टंगस्टन बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इनर्ट मेटल्स हैं, मतलब निष्क्रिय हैं, ज्यादा क्रियाशील नहीं होते। तो गोल्ड और टंगस्टन क्रियाशील नहीं होते तो वो डीएनए को प्रभावित नहीं करते, डीएनए उनके साथ सुरक्षित रहता है और तेज वेग से कोशिका के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो बायोलिस्टिक्स या जीन गन में क्या कर रहे हैं, गोल्ड या टंगस्टन मेटल प्लस डीएनए का संकुल, है ना। क्या करते हैं, गोल्ड या टंगस्टन मेटल और डीएनए का संकुल को तेज वेग या गति से कोशिका में स्थानांतरित करते हैं। तेज वेग या गति से कोशिका में स्थानांतरित, यह सामान्यतः किसमें किया जाता है, पादप कोशिका में। सामान्यतः पादप कोशिका में। अगर आपको प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण करना है, किसी जीन या डीएनए को कोशिका में भेजना है, तो बेहद उस डीएनए को गोल्ड या टंगस्टन मेटल के साथ संकुल बना दीजिए और तेज वेग या गति से कोशिका में स्थानांतरित। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का एक प्रकार है बायोलिस्टिक या जीन गन। किसके लिए यूज करते हैं, पादप कोशिकाओं के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, पहला क्या था, बायोलिस्टिक या जीन गन। फिर आ जाएं दूसरे पर। दूसरी तकनीक होती है बच्चों माइक्रो इंजेक्शन। दूसरी तकनीक कौन सी है, माइक्रो इंजेक्शन। क्या करते हैं, ये कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है, बिल्कुल एक सूक्ष्म नीडल होती है या एक माइक्रो नीडल है। उस सूक्ष्म नीडल या माइक्रो नीडल से आप डीएनए या टारगेट डीएनए को कोशिका के केंद्रक में निवेशित कर देते हैं। एक सूक्ष्म नीडल, हां ऐसे नहीं होता, माइक्रोस्कोप में देख के करना पड़ता है। ठीक है, ये इतना आसान लग रहा है, ये तकनीक बड़ी एडवांस या विकसित तकनीक है बच्चों। माइक्रो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है और फिर एक सूक्ष्म नीडल जो है वो डीएनए को एक कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित कर देती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, माइक्रो इंजेक्शन। ये किन के लिए यूज होता है भाई, जंतु कोशिका के लिए। किसके लिए यूज होता है, जंतु कोशिका में। इसमें हम डीएनए को प्रत्यक्ष रूप से माइक्रो नीडल द्वारा कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है भाई, तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या किया अपन ने, डीएनए को सीधे, ये देखो एक सूक्ष्म नीडल है, ये सूक्ष्म नीडल के द्वारा डीएनए को कोशिका के केंद्रक में स्थानांतरित कर दिया। इस तकनीक को क्या कहते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। अब एनसीईआरटी में बच्चों यही दो तकनीक है, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की दो ही तकनीक एनसीईआरटी में है, एक बायोलिस्टिक या जीन गन, दूसरी है माइक्रो इंजेक्शंस। लेकिन मैं आपको तीन तकनीक और बता रहा हूं। ठीक है भाई, तीन तकनीक और कौन सी हैं। तीसरी तकनीक आती है बच्चों जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। तीसरी तकनीक क्या है, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम एक कोशिका पर विद्युत क्षेत्र का उपचार करते हैं। जैसे ही आप
कोशिका में विद्युत क्षेत्र का उपचार करते हो, विद्युत क्षेत्र के कारण प्लाज्मा झिल्ली में छेद हो जाते हैं, और जैसे ही कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली में छेद हो गए, उन छेद से डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाता है। हां, तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के द्वारा, है ना भाई, किसके द्वारा? एक विद्युत क्षेत्र के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली में छेद उत्पन्न किए जाते हैं। डीएनए का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली में जैसे ही छेद हो गए विद्युत क्षेत्र से, उन छोटे छोटे छेदों के माध्यम से डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस तकनीक को कहते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है भाई। फिर चौथी तकनीक होती है लाइपोसोम्स। चौथी तकनीक क्या है? लाइपोसोम। अब देखो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, काफी जीवाणु कोशिका या काफी परपोषी कोशिका ऐसी होती हैं जो डीएनए को अंदर ग्रहण करने में असक्षम होती हैं। तो सामान्यतः कोई भी कोशिका डीएनए को आसानी से अंदर क्यों नहीं ले सकती? मैंने कोशिका में पढ़ाया है, क्योंकि कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो अध्रुवीय होती है। याद है ना? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली वसा की द्विपरत होती है, अध्रुवीय होती है। और डीएनए कैसा अणु है? डीएनए तो ध्रुवीय है, अम्ल है, फॉस्फेट समूह है, ऋणात्मक आवेश है। डीएनए ध्रुवीय है, प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय है, इसलिए डीएनए आसानी से कोशिका को पार नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी कोशिका आसानी से डीएनए नहीं ले सकती। हां, कोई कोई जीवाणु कोशिका है वो डीएनए ले सकती है, लेकिन कुछ जीवाणु कोशिका आसानी से अंदर नहीं ले सकती डीएनए को। तो हम क्या करते हैं? लाइपोसोम में हम क्या करते हैं बच्चों? जो डीएनए है, डीएनए को अध्रुवीय वसा से आवृत करते हैं। क्या करते हैं भाई? डीएनए को अध्रुवीय वसा से आवृत करते हैं, उसे कहते हैं लाइपोसोम। ठीक है, मतलब आपके पास ये डीएनए है, इस डीएनए को आपने वसा से आवृत कर दिया। किससे आवृत कर दिया भाई? वसा से। वसा तो अध्रुवीय है, डीएनए को आपने वसा से आवृत कर दिया, लाइपोसोम बन गया। अब ये आसानी से कोशिका के भीतर विसरित हो जाता है और कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? लाइपोसोम। और कोशिका के भीतर विसरण। ठीक है बच्चों, किसके भीतर विसरण हो गया? कोशिका के भीतर। तो अपन ने क्या किया भाई? डीएनए तो ध्रुवीय है, आसानी से कोशिका झिल्ली के पार नहीं जाएगा, तो अपन ने उसको एक अध्रुवीय वसा से आवृत किया। और डीएनए को जब आप अध्रुवीय वसा से आवृत हो, है ना, डीएनए को आपने वसा से आवृत कर दिया, तो इस संरचना को लाइपोसोम, इसी संरचना को क्या कहेंगे? लाइपोसोम। और इसी के कारण कोशिका के भीतर विसरण डीएनए का हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 तकनीक याद रखनी है। माइक्रो इंजेक्शन और बायोलिस्टिक या जीन गन तो एनसीईआरटी में है। ये 2 प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की तकनीक है, और 2 और बता दी बच्चों मैंने आपको, इलेक्ट्रोपोरेशन जो विद्युत क्षेत्र के द्वारा, और लाइपोसोम जिसमें हमने डीएनए को वसा से क्या कर दिया? आवृत। तो ये तकनीक आपको याद रखनी है प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण के लिए।
ठीक है भाई, चलो अब क्या आता है, एक और तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए कोशिका के भीतर जाएगा। हां, उसमें हम वो टॉपिक कौन सा है भाई, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स, या जिसे हम कहते हैं सक्षम परपोषी कोशिका, है ना बच्चों। अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं कि डीएनए ध्रुवीय होता है, कोशिका की या जीवाणु कोशिका हो या कोई भी और कोशिका हो, परपोषी कोशिका, उसकी प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय होती है, इसलिए डीएनए आसानी से कोशिका के भीतर नहीं जा सकता। इसका मतलब जो जीवाणु कोशिकाएं हैं, अगर मैं जीवाणु की बात करूं तो वो डीएनए का अंतर्ग्रहण, डीएनए का अवशोषण करने में असक्षम होती है ना भाई। तो यही टॉपिक क्या है, चूंकि डीएनए ध्रुवीय है और प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय, इस कारण परपोषी जीवाणु कोशिका, मैंने जीवाणु लिया है, कोई भी परपोषी कोशिका हो सकती है बच्चों, परपोषी जीवाणु कोशिका डीएनए का अवशोषण करने में क्या होती है, असक्षम। ठीक है, चूंकि डीएनए ध्रुवीय है, प्लाज्मा झिल्ली अध्रुवीय है, इस कारण जो परपोषी जीवाणु कोशिका है बच्चों, वो डीएनए का अवशोषण करने में असक्षम होती है। इसका मतलब उन्हें सक्षम बनाना पड़ेगा, उन्हें किसी उपचार के माध्यम से डीएनए अवशोषण करने के लिए सक्षम बनाना पड़ेगा। अब उस उपचार की बात करेंगे भाई, क्या करते हैं, बहुत आसान है, क्या करते हैं भाई हम, तो सक्षम कोशिका हेतु उपचार। ठीक है, क्या उपचार करते हैं, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम परपोषी कोशिका को शीत, शीत मतलब ठंडा, शीत कैल्शियम क्लोराइड उपचार देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड मतलब जिसमें कैल्शियम हो। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, हम परपोषी कोशिका को एक ठंडा कैल्शियम का उपचार देते हैं। ठंडा कैसा बच्चों, थर्मोकॉल के डब्बे देखे हैं आपने, बिल्कुल, थर्मोकॉल के डब्बों में बर्फ डाल देते हैं और उनमें जीवाणु कोशिकाओं को रखते हैं और कैल्शियम का उपचार देते हैं। अब ये क्या करता है बच्चों, ये जो कैल्शियम है, डाइवेलेंट कैटायन, ये कैल्शियम जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन से जुड़ जाता है। क्या करता है, ये कैल्शियम प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन से और वसा से जुड़ जाता है और उनमें छेद उत्पन्न कर देता है। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन और वसा के साथ जुड़ता है, उनकी संरचना में बदलाव लाता है, जिससे प्लाज्मा झिल्ली में छेद यानी गैप उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण क्या हो गया भाई, प्लाज्मा झिल्ली में छेद उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद एक हीट शॉक उपचार देते हैं। हां, हीट शॉक उपचार मतलब छेद तो हो गया प्लाज्मा झिल्ली में,
लेकिन उसके बाद जीवाणु कोशिका को 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं। अभी तक तो ठंडे बर्फ पर रखा हुआ था, बर्फ पर उनको कैल्शियम का उपचार दिया, बर्फ पे रखने पर कैल्शियम का उपचार दिया तो प्लाज्मा झिल्ली में छेद उत्पन्न हो गए। अब उसके बाद एक हीट शॉक उपचार देंगे। हीट शॉक मतलब उनको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे और 42 डिग्री सेंटीग्रेड में रखने के बाद वो जीवाणु कोशिका या परपोषी कोशिका डीएनए का अवशोषण कर लेगी। अब सच बात तो यह है बच्चों कि ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड का उपचार क्यों देना पड़ता है, वैज्ञानिकों को अभी तक स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जब उनको आप शीत बर्फ से निकालकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हो तो उनकी उपापचय क्रिया एकदम से बढ़ जाती है और वो उपापचय क्रियाओं के कारण वो डीएनए को अंदर ले लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ कुछ वैज्ञानिकों का मानना है, सभी वैज्ञानिकों का ये मत नहीं है। काफी वैज्ञानिकों को अभी तक ये समझ नहीं आता कि ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान वास्तव में कर क्या रहा है। हां, इतना जरूर मालूम है कि ये तापमान देना पड़ता है तभी डीएनए अवशोषित हो पाता है। आपने कैल्शियम का उपचार दे दिया, बर्फ का तापमान दे दिया, शीत तापमान, प्लाज्मा झिल्ली में छेद हो गए, लेकिन डीएनए कोशिका में नहीं जाता। डीएनए तो परपोषी कोशिका में तभी जाएगा जब इसके पश्चात एक हीट शॉक या 42 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान दिया जाए। ठीक है भाई, तो ये किसका टॉपिक था? सक्षम परपोषी कोशिका। सक्षम परपोषी कोशिका में आपको याद रखना है कैल्शियम का उपचार दिया, ठंडे याद रखना शीत कैल्शियम का उपचार जिसने छेद उत्पन्न किया, और फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड का हीट शॉक जिसके पश्चात डीएनए अवशोषित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये था कॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट तकनीक। अब बेहद इंटरेस्टिंग तकनीक आ रही है हमारे पास, वो है पीसीआर। हां भाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग तकनीक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस तकनीक का विकास किसने किया था भाई? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने किस तकनीक का विकास किया? पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये क्या है सुन लो, बहुत मजेदार तकनीक है। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना बच्चों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। हां, पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए की मात्रा को बढ़ाया जाता है। डीएनए की मात्रा को बढ़ाने को कहते हैं डीएनए का आवर्धन किया जाता है। अब डीएनए की मात्रा बढ़ा रहे हो, डीएनए की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे? डीएनए की मात्रा बढ़ाने का एक ही तरीका है, प्रतिकृतिकरण। तो अगर पीसीआर से आप डीएनए की मात्रा बढ़ा सकते हो तो जीन की भी क्लोनिंग कर सकते हो, जीन की भी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हो। हां, पीसीआर 1983 के बाद ये बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी में ये एक रेवोल्यूशन लेकर आ गई तकनीक। पीसीआर एक ऐसी तकनीक है, बट ये महंगी है बच्चों। पीसीआर की मशीन जो आती है वो 30 से 35 लाख तक की आती है, उससे महंगी भी आती है। ठीक है, तो 30, 35, 40, 50 लाख तक की पीसीआर मशीन आती है, तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। ठीक है, बट पीसीआर एक ऐसी तकनीक है बच्चों जिसके द्वारा हम डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जीन की मल्टीपल या कई सारी कॉपीज का निर्माण कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई पीसीआर में?
इस तकनीक के द्वारा डीएनए मात्रा को आवर्धित का मतलब है बच्चों एम्पलीफाई या एम्पलीफिकेशन। तो इस तकनीक के द्वारा डीएनए मात्रा को आवर्धित किया जा सकता है तथा जीन की कई कॉपीज का निर्माण किया जा सकता है ना भाई। तो इस तकनीक के द्वारा हम डीएनए की मात्रा को आवर्धित कर सकते हैं या हम जीन की कई कॉपीज का निर्माण कर सकते हैं। करेंगे तो कैसे? जीन की कॉपी बनाओगे या डीएनए की मात्रा बढ़ाओगे? प्रतिकृतिकरण के द्वारा। और प्रतिकृतिकरण लेबोरेटरी में कर रहे हैं, प्रतिकृतिकरण लेबोरेटरी में कर रहे हैं। तो पीसीआर को क्या कहते हैं? हाँ, पीसीआर को कहते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन। इसे कहते हैं पात्रे प्रतिकृतिकरण। क्या कहते हैं बच्चों? पीसीआर की तकनीक को इन विट्रो रेप्लिकेशन या पात्रे प्रतिकृतिकरण। सही बात। मैंने आपको बताया है आणविक जैविकी का सिद्धांत, आणविक जैविकी अगर हमने पढ़ी हुई हो तो उसी का अनुप्रयोग हम जैव प्रौद्योगिकी में करेंगे। अभी हम देखेंगे कैसे। ठीक है भाई। तो पीसीआर तकनीक में प्रतिकृतिकरण हम करेंगे और प्रतिकृतिकरण के द्वारा डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या हम जीन की कई सारी कॉपीज का निर्माण कर सकते हैं। अब कैसे? तो अब हम बात करेंगे पीसीआर के पद की। ठीक है बच्चों, अब आएंगे पीसीआर के पद। ठीक है, 3 पद होते हैं बच्चों पीसीआर में। डीनेचरेशन या जिसे हम कहते हैं विकृतीकरण, प्राइमर अनीलिंग और तीसरा होता है एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन या जिसे आप कह सकते हो बहुलीकरण। ठीक है भाई, हम पीसीआर के 3 पद पढ़ेंगे, विकृतीकरण, प्राइमर अनीलिंग और एक्सटेंशन पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण। ठीक है, डायग्राम से समझेंगे बच्चों, फिर में लिखा भी देंगे हम लोग। हाँ, कैसे, इधर ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं ये हमारे पास एक डीएनए है और इस डीएनए का हमको पीसीआर करना है या आवर्धन करना है। ठीक है, ये एक द्विरज्जुक डीएनए है। मैंने कुंडलित रूप नहीं बनाया, सिंपल रूप बनाया है। ये डीएनए है हमारे पास और हम कह रहे हैं हमको ये जो डीएनए है इसका आवर्धन करना है। डीएनए जिसका आवर्धन करना है। अब जब प्रतिकृतिकरण कोशिका के अंदर होता है बच्चों, हमने पढ़ा था, यदि प्रतिकृतिकरण हमारे अंदर हो रहा है ना, प्रतिकृतिकरण अपने अंदर हो रहा था, तो प्रतिकृतिकरण ओराई स्थल से प्रारंभ होता है। ओराई स्थल से, यहां तो ओराई स्थल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कृत्रिम तरीका है और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते थे और डीएनए को अलग अलग रज्जुकों में परिवर्तित किया जाता था। कौन करती थी? हेलिकेज, है ना। अब यहां पर भी हम हेलिकेज यूज कर सकते हैं, लेकिन हेलिकेज यूज करोगे तो एंजाइम का खर्चा बढ़ेगा। तो हमें पता है
कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने हैं, डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित करना है, तो अधिक तापमान से भी कर सकते हैं, है ना। 80 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा का तापमान यूज करो तो हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और दोनों रज्जुक अलग अलग हो जाते हैं। यही कर सकते हैं, यही करेंगे। यहां क्या करें? बिल्कुल पहला स्टेप है विकृतीकरण, है ना भाई। विकृतीकरण हम करते हैं 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पर हाइड्रोजन बंध टूटेंगे, हाइड्रोजन बंध टूटकर डीएनए जो है वो एकल रज्जुक में परिवर्तित हो जाएगा। बिल्कुल सही, है ना। विकृतीकरण हमने किया, हाइड्रोजन बंध तोड़े, टूट गए, डीएनए एकल रज्जुक में परिवर्तित हो गया। हेलिकेज एंजाइम करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हाई टेम्परेचर पर हीट कर दिया। ये टेम्परेचर हमारे शरीर में नहीं होगा। हाँ, हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 90 से 92 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर में टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है भाई, ये विकृतीकरण हुआ। दूसरा अब क्या करेंगे? अब बच्चों प्राइमर जोड़ेंगे, है ना। याद है प्रतिकृतिकरण, याद है ना भाई। प्रतिकृतिकरण करने के लिए प्राइमर चाहिए। हमारे शरीर में तो आरएनए प्राइमर जुड़ते हैं, यहां पर आरएनए प्राइमर जोड़ोगे तो फिर हटाना भी पड़ेगा, तो हम तो डीएनए प्राइमर यूज कर देंगे। तो प्राइमर अनिलिंग जोड़ना है, ये 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। इसमें 2 डीएनए प्राइमर जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 डीएनए प्राइमर 5 से 3, 5 से 3, जोड़े भाई। ये यहां पर एक प्राइमर जोड़ देते हैं 5 से 3, यहां पर एक प्राइमर जोड़ देते हैं 5 से 3। 2 डीएनए प्राइमर अपन ने जोड़ दिए, दोनों डीएनए प्राइमर जोड़ दिए। अब क्या बचा? अब बहुलीकरण करना है। तीसरा पद क्या हुआ भाई? तीसरे पद में अब हमको पॉलीमराइजेशन करना है, बहुलीकरण। बहुलीकरण 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे। पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, डीएनटीपीस चाहिए। कौन सी एंजाइम चाहिए भाई? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज के सहकारक मैग्नीशियम और डीएनटीपीस, है ना। पॉलीमरेज, मैग्नीशियम और डीएनटीपीस हो गए और आपके पास बहुलीकरण हो गया, बन गया। और ये डीएनए भाई 5 से 3, 3 से 5, 3, 3 से 5 की बात भाई। ये 2 डीएनए अपन ने बना दिए। ये तो एक पीसीआर से 2 डीएनए बने, 2 पीसीआर से 4 डीएनए, 3 पीसीआर से 8 डीएनए, 4 पीसीआर से 16, 32, 64, है ना, वो प्रतिकृतिकरण वाला। मतलब अगर आप 10 पीसीआर चक्र करते हो तो कितने डीएनए? 10 की पावर 3। 20 पीसीआर चक्र करे हो 10 की पावर 6। 30 पीसीआर चक्र करते हो 10 की पावर 9। मतलब आप 30 पीसीआर चक्र के द्वारा एक डीएनए से बिलियन कॉपीज बना सकते हो। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। यही तो प्रतिकृतिकरण की खासियत है
तो 10 पीसीआर करोगे तो 2 की पावर 10 1024 होता है, मतलब 10 की पावर 3 1000 गुना तक एम्पलीफाई कर सकते हो। 20 चक्र होंगे 10 की पावर 6, 30 पीसीआर चक्र है ना। अगर आप 30 पीसीआर चक्र करते हो तो डीएनए को कितने गुना तक बढ़ा सकते हो? 10 की पावर 9 यानी बिलियन टाइम्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, कौन से 3 पद हैं? विकृतीकरण, प्राइमर अनीलिंग और पॉलीमराइजेशन। लिख दूं भाई हम लोग, ध्यान रहेगा। क्या किया भाई अपन ने? सबसे पहले पहला पद है विकृतीकरण। विकृतीकरण में क्या किया? उच्च ताप के द्वारा हाइड्रोजन बंध तोड़े व डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित किया। है ना भाई, ये क्या किया? विकृतीकरण में उच्च ताप के द्वारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़कर डीएनए को एकल रज्जुक में परिवर्तित कर दिया। फिर दूसरा पद प्राइमर अनीलिंग। अनीलिंग को कहते हैं बच्चों जोड़ना। तो अपन ने 2 डीएनए प्राइमर्स को टेम्पलेट डीएनए पर जोड़ दिया। और तीसरा पद था बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन। इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिसका सहकारक है मैग्नीशियम, एवं डीएनटीपी से बहुलीकरण किया। है ना भाई, हो गया। अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, पीसीआर की एक मशीन आती है। पीसीआर की मशीन को आप खोलते हो, उसमें आप डीएनए डालते हो, उसको विकृतीकृत करते हो, फिर उसमें डीएनए प्राइमर डालते हो, फिर उसमें एंजाइम डालते हो, उसे बंद कर देते हो, प्रतिकृतिकरण हो जाता है। अगले प्रतिकृतिकरण में फिर विकृतीकृत करोगे डीएनए को, तो हर प्रतिकृतिकरण में आप डीएनए को विकृतीकृत करोगे और डीएनए को विकृतीकृत उच्च ताप पर करेंगे। तो इस अधिक तापमान पर हर पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो निष्क्रिय हो जाती है। मतलब हर बार जब आप पीसीआर करोगे, हर बार पीसीआर में आपको एक नई एंजाइम डालनी पड़ेगी। नई एंजाइम क्यों डालनी पड़ेगी? क्योंकि पुरानी एंजाइम भी अधिक तापमान पर विकृतीकृत हो जाती है। एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन्स हैं, उच्च तापमान पर वो भी काम नहीं करते, विकृतीकृत हो जाते हैं। तो आपको हर बार क्या डालनी पड़ेगी? नई पॉलीमरेज एंजाइम। इस दिक्कत से दूर पाने के लिए हम पीसीआर में एक विशेष एंजाइम यूज करते हैं। हां, क्या भाई? पीसीआर में एक विशेष डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? विशेष डीएनए पॉलीमरेज का प्रयोग, जिसे कहते हैं टैक पॉलीमरेज। जिसे क्या कहते हैं भाई? टैक पॉलीमरेज। सबसे पहले तो ये टैक पॉलीमरेज जो है ये एक आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है। किस आर्की जीवाणु से प्राप्त होती है? थर्मस एक्वेटिकस। इसका नाम ही TAQ इसलिए है, थर्मस एक्वेटिकस नामक आर्की
जीवाणु से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है? थर्मस एक्वेटिकस नामक आर्की जीवाणु से प्राप्त। आर्की जीवाणु 120 डिग्री सेंटीग्रेड वाले तापमान पर पाए जाते हैं। हां, ये जो आर्की जीवाणु है ना, ये किस माध्यम में पाए जाते हैं? जहां पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो। थर्मो एसिडोफाइल है। इसका मतलब इनसे जो ये एंजाइम बनी है, ये ताप स्थायी एंजाइम है। ये भी 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस एंजाइम को कुछ नहीं बिगड़ता। तो एक बार आप इसको पीसीआर वाले कक्ष में डाल दो, मशीन में, फिर जितनी बार भी पीसीआर करना है करो, जितनी बार भी डीएनए को विकृतीकृत करना है करो, इस एंजाइम का कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता भाई? क्योंकि ताप स्थायी एंजाइम है। ये अधिक तापमान पर क्या रहती है? स्थायी। तो पीसीआर में हम सामान्य डीएनए पॉलीमरेज यूज नहीं करते, पीसीआर में एक विशेष डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीमरेज। सही बात भाई। चलो, अब आता है पीसीआर का यूज क्या है। तो पीसीआर का प्रयोग है ना भाई। अब पीसीआर का प्रयोग सुन लो भाई, 2 जगह करते हैं। 2 क्या 3 जगह कर सकते हो। अगर आपको एचआईवी एड्स बीमारी होती है, एड्स बीमारी एचआईवी संक्रमण के कारण होती है, एचआईवी विषाणु, तो एचआईवी विषाणु की जांच करने के लिए पीसीआर का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो एचआईवी संक्रमित या आशंकित व्यक्तियों के परीक्षण में यूज करते हैं, है ना भाई। एचआईवी संक्रमण है या एचआईवी की आशंका है कि व्यक्ति में एचआईवी संक्रमण हो सकता है, तो पीसीआर से जांच करते हैं। पीसीआर अगर एचआईवी है तो उसकी मात्रा को बढ़ाकर बता देगा कि एचआईवी संक्रमण है या नहीं। ठीक है। दूसरा भाई, कैंसर से पीड़ित या कैंसर आशंकित व्यक्तियों के परीक्षण में। देखो बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बहुत बार ऐसा होता है बच्चों की कैंसर की जांच जल्दी नहीं कर पाते, एचआईवी संक्रमण की जांच जल्दी नहीं कर पाते। हां, सामान्यतः तो हम किसी भी रोग की जांच कब करते हैं? जब उसके लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। हम लोग ये सारा ब्लड टेस्ट होता है, आपका स्वैब टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब टेस्ट कब कराता है व्यक्ति? जब उसमें लक्षण दिखने लग जाते हैं। और लक्षण जब तक किसी रोग के दिखते हैं, तब तक तो रोगजनक की सांद्रता बढ़ जाती है। तो अगर आपको बहुत जल्दी जांच करनी है, बहुत जल्दी पता करना है किसी रोग के बारे में, जब रोगजनक की सांद्रता बहुत कम हो तभी पता कर लेना है, तो वो केवल पीसीआर से कर सकते हो। क्यों? अगर रोगजनक की मात्रा कम भी है तो पीसीआर उसके डीएनए या आरएनए का आवर्धन करके पता लगा लेगा। इसीलिए जल्दी कैंसर की बहुत जल्दी जांच करनी है, एचआईवी संक्रमण की बहुत पहले जांच करनी है, तो पीसीआर से कर पाते हैं। ठीक है। और तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों इसका प्रयोग हम कहां करेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, कहां पढ़ेंगे हम इसको? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो अभी के लिए याद रखना, पीसीआर का प्रयोग हम एचआईवी संक्रमण या आशंकित व्यक्तियों में कर रहे हैं, और कैंसर आशंकित व्यक्तियों के परीक्षण या जांच में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है भाई। तो ये पीसीआर की तकनीक है। 3 पद थे, विकृतीकरण, दूसरा क्या था? प्राइमर जोड़ना नीलिंग, और तीसरा क्या है? बहुलीकरण। और विशेष डीएनए पॉलीमरेज कौन सी यूज की अपन ने? टैग पॉलीमरेज। ठीक है भाई। चलो, अब क्या टॉपिक है?
हाँ भाई, अब हम किस टॉपिक की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। किसकी बात करेंगे भाई? डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण की। मान लो मैं आपको कोई भी एक कोशिका दे देता हूं, एक जीवाणु कोशिका दे देता हूं, एक जंतु कोशिका दे देता हूं, या एक पादप कोशिका दे देता हूं, कवक की कोशिका दे देता हूं, कोई भी एक कोशिका दे दूं और मैं आपसे बोलूं कि इस कोशिका से डीएनए निकाल के बताओ। ठीक है, मैंने आपको एक कोई भी कोशिका दे दी और मैंने आपसे कहा इस कोशिका से मुझे डीएनए निकालना है, कोशिका से डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण करना है। तो क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करेंगे? अगर उस कोशिका की कोशिका भित्ति का अपघटन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? कोशिका भित्ति का अपघटन। तो अपने पास आनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण में पहला पद है कोशिका भित्ति का अपघटन। पहला पद क्या आ गया? कोशिका भित्ति का अपघटन। कैसे? कैसे? अगर पादप कोशिका है तो पादप कोशिका का अपघटन, पादप कोशिका भित्ति का अपघटन, अरे बता दो भाई, सेल्यूलेजेस, है ना भाई? अच्छा, फिर कवक की कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, तो काइटिनेस का प्रयोग, कवक के लिए काइटिनेस, के लिए सेल्यूलेस। जीवाणु, जीवाणु की कोशिका भित्ति याद है क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनती है और पेप्टिडोग्लाइकेन को नष्ट कौन करती है? लाइसोजाइम, है ना भाई? जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी है, उसको कैसे नष्ट किया जाता है? लाइसोजाइम से। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी है, उसको किससे नष्ट किया जाएगा? काइटिनेस से। पादप की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलेजेस से। पहले आपने कोशिका भित्ति का अपघटन कर दिया, सही बात। अब कोशिका खुल गई। अब कोशिका में डीएनए के साथ तो आरएनए और प्रोटीन्स भी होते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन्स को हटाना पड़ेगा, है ना भाई? कोशिका तो अपघटन कर दिया, फिर क्या करना पड़ेगा? आरएनए एवं प्रोटीन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आरएनए को कैसे हटाते हैं? आरएनए को हटाने के लिए, यानी आरएनए को नष्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? आरएनएजेस, है ना? आरएनएजेस क्या है भाई? एंजाइम जो आरएनए का अपघटन करती हैं। प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीन्स को हटाने के लिए किसका यूज करेंगे? प्रोटीएजेस, है ना? प्रोटीन का अपघटन कौन करेगा? प्रोटीएजेस। आरएनए का अपघटन कौन करेगा? आरएनएजेस। सही। अब ये तो दो तरीके, भित्ति, ठीक है। अब तीसरा आखिरी में क्या रह गया भाई? डीएनए। तो अब डीएनए का अवक्षेपण करते हैं। डीएनए का क्या करते हैं बच्चों? अवक्षेपण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसमें हम क्या यूज करते हैं भाई? डीएनए का अवक्षेपण करते हैं किसके द्वारा? चिल्ड इथेनॉल के द्वारा। किसके द्वारा? चिल्ड इथेनॉल के द्वारा। और उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं?
स्पूलिंग। उस तकनीक को क्या कहते हैं? स्पूलिंग। भाई बहुत आसान है। आपको एक कोशिका दे दी और आपको बोला गया है इस कोशिका से आपको डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने कोशिका भित्ति का अपघटन कर दिया। कोशिका भित्ति का अपघटन एंजाइम्स के माध्यम से कर दिया। अब कोशिका फट गई, आपके पास कोशिका आ गई। अब उसमें आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं। तो पहले आरएनए और प्रोटीन्स को हटा देते हैं। आरएनए और प्रोटीन्स को कैसे? आरएनए को हटाने के लिए आरएनएजेस का इस्तेमाल कर दिया, प्रोटीन्स को हटाने के लिए प्रोटीएजेस का इस्तेमाल कर दिया। अब बच गया डीएनए। डीएनए को अपन चिल्ड इथेनॉल, एक ग्लास रॉड लेते हैं बच्चों, ग्लास रॉड को इथेनॉल में डिप करते हैं और कोशिका में डाल देते हैं। तो डीएनए इथेनॉल के कारण अवक्षेपित या प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो जब हम इथेनॉल के द्वारा डीएनए का अवक्षेपण करते हैं तो उस तकनीक को क्या कहेंगे? उस तकनीक को हम स्पूलिंग कहते हैं। चिल्ड इथेनॉल के द्वारा जब आप डीएनए का अवक्षेपण कर लोगे तो उस तकनीक को क्या कहेंगे बच्चों? स्पूलिंग कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पास डीएनए का पृथक्करण हो गया। भित्ति को अपघटित कर दिया, आरएनए प्रोटीन को हटा दिया और डीएनए का अवक्षेपण। अब क्या क्या कर चुके हैं अपन? देखो, अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करके डीएनए को काट दिया। क्लोनिंग वेक्टर समझ लिया, क्लोनिंग वेक्टर के प्रकार देख लिए, परपोषी कोशिका के हिसाब से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर यूज करना है देख लिया, जीन की साइज छोटी है या बड़ी, उस आधार पे कौन से क्लोनिंग वेक्टर का चयन करना है देख लिया। क्लोनिंग वेक्टर से टारगेट डीएनए को जोड़कर पुनर्योजक डीएनए बना दिया। अब इस पुनर्योजक डीएनए को परपोषी कोशिका में भी डाल दिया। वो परपोषी कोशिका में पहुंचा या नहीं पहुंचा, कौन सी परपोषी कोशिका में पहुंचा, उस पुनर्योजक परपोषी कोशिका का चयन भी कर लिया। पता भी कर लिया कि पुनर्योजक कोशिका वो है जिसमें हमारा पुनर्योजक डीएनए गया है। अब क्या करेंगे? अब उस पुनर्योजक कोशिकाएं जो हैं, परपोषी कोशिकाएं, उनको बड़े स्तर पे संवर्धित करेंगे, बड़े स्तर पर उनकी वृद्धि करवाएंगे। क्यों? ताकि उनसे प्रोटीन निकाल सको। ज्यादा मात्रा में जैविक उत्पादक चाहिए ना, चाहिए। तो अब क्या कहें भाई, हमको जीन उत्पाद का निर्माण करना है। जीन उत्पाद का निर्माण मतलब प्रोटीन का। ठीक है, तो अपन जो प्रोटीन इस टारगेट जीन से निकालेंगे, ठीक है, पुनर्योजक डीएनए में हमारी टारगेट जीन है, उसी से तो प्रोटीन निकालना है। उस प्रोटीन को क्या कहोगे? उस प्रोटीन को पुनर्योजक प्रोटीन कहेंगे। ठीक है ना भाई? तो एक मिनट, यहां पर एक पुनर्योजक परपोषी कोशिका में उपस्थित टारगेट जीन से उत्पादित प्रोटीन को क्या कहेंगे? पुनर्योजक प्रोटीन कहा जाता है ना भाई? पुनर्योजक परपोषी कोशिका है, उसमें जो टारगेट जीन है, उस टारगेट जीन से उत्पादित प्रोटीन को क्या कहेंगे? पुनर्योजक प्रोटीन। और अगर इस पुनर्योजक प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में उत्पादित करना है तो इन पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं को बड़े स्तर पर संवर्धित करना पड़ेगा।
और पुनर्योजक परपोषी कोशिका को बड़े स्तर पर संवर्धित मतलब वृद्धि करवाने हेतु किसका यूज करेंगे बच्चों? हम बायोरिएक्टर्स का प्रयोग करेंगे, है ना? तो क्या करेंगे? ये जो पुनर्योजक परपोषी कोशिका है, इस पुनर्योजक परपोषी कोशिका में पुनर्योजक डीएनए है। पुनर्योजक डीएनए में हमारी टारगेट जीन है। उससे जो प्रोटीन मिलेगा, उसे जो जीन उत्पादक मिलेगा, उसे पुनर्योजक प्रोटीन कहेंगे। अगर आपको ज्यादा मात्रा में चाहिए, जो हमें चाहिए, तो आपको पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं को बड़े स्तर पर वृद्धि करवानी पड़ेगी ताकि उनकी बहुत ज्यादा संख्या बन सके। और बहुत ज्यादा संख्या बन सके इसलिए संवर्धित कराने में किसका प्रयोग करेंगे? बायोरिएक्टर्स का। किसका प्रयोग करेंगे भाई? बायोरिएक्टर्स। ये बहुत बड़े 100 से 1000 लीटर इतने बड़े बड़े यंत्र होते हैं, इतने बड़े यंत्र होते हैं बायोरिएक्टर्स, जिसमें हम किसकी वृद्धि करवाएंगे? पुनर्योजक परपोषी कोशिकाओं की वृद्धि करवाएंगे ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। इन बायोरिएक्टर्स का वॉल्यूम कितना भाई? 100 से 1000 लीटर तक होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बायोरिएक्टर्स कैसे काम करते हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गए होंगे। हमने पुनर्योजक कोशिकाओं का चयन से लेकर पीसीआर की तकनीक की बात की, हमने प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की तकनीक भी देख ली है। तो आई होप बच्चों चीजें क्लियर होंगी। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अच्छी तरह से रिवीजन करते रहिए। अगली कक्षा में मुलाकात होगी बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।